तो चलिए शुरुआत करते हैं आधा मिनट पूरी खबर की। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और इस बुलेटिन मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंजलि सिंह भी। शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ और गुजरात से खबर है। भारी बारिश के बाद अब गुजरात में तूफान का खतरा मंडरा रहा है। अरब सागर से गुजरात के सौराष्ट्र तट की तरफ बढ़ सकता है चक्रवाती तूफान। 2 दिनों में तट पर टकरा सकता है ये तूफान। हालात काफी तेजी के साथ गुजरात में खराब हो रहे हैं। चक्रवाती तूफान 2 दिनों के भीतर तट से टकरा सकता है। यह खबर सामने आ रही। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया। अरब सागर से गुजरात के सौराष्ट्र तट की तरफ बहुत तेजी के साथ चक्रवाती तूफान बढ़ रहा है। और वहीं गुजरात के खेड़ा में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। शहर में कई जगहों पर 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। ये तस्वीरें हैं गुजरात के खेड़ा की, जहां बिल्डिंग और दुकानें आधी आधी पानी में डूबी हुई हैं। 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी खेड़ा में पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। बाजार बंद है, सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी है। आफत की बारिश तो बंद हो गई, लेकिन जल भराव की समस्या से खेड़ा की जनता अभी भी परेशान है। खेड़ा शहर में बारिश के बाद बिगड़े हालातों को बयां करती ये तस्वीरें यह बताने के लिए काफी है कि यहाँ रहने वाले लोग कितनी परेशानी में जी रहे हैं। जल भराव के कारण लोग अपने घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। गुजरात का कच्छ भी बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। कच्छ में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। हालात आप देखिए। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश और बाढ़ से लोगों के हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश से कच्छ की सड़कों पर सैलाब आ गया है। कारें डूबी हुई हैं, घरों में पानी भरा हुआ है। ये हाल पूरे कच्छ का है। कच्छ में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कच्छ में बिगड़ते हालातों को देखते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल के निर्देश पर मंत्री प्रफुल्ल पंसेरिया कच्छ पहुंचे। मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान जल भराव के बाद भी घरों में डटे हुए लोगों को समझाकर सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया। और इधर द्वारका में भी बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। आर्मी बाढ़ में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू कर रही है। देवभूमि द्वारका में भी बाढ़ से हालात खराब है। कई इलाकों में बाढ़ की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई नदियों में बाढ़ की वजह से कई हाईवे बंद है। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के कारण कई लोग फंसे हुए हैं। गुरुवार को द्वारका के रावल इलाके से आर्मी ने 16 लोगों का रेस्क्यू किया। बाढ़ के कारण ये लोग घरों में फंस गए थे। बोट की मदद से आर्मी की टीम ने सभी 16 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इलाके में आर्मी की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। गुजरात में बाढ़ के बीच फंसे लोगों के रेस्क्यू में सेना और एयरफोर्स की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। गुजरात में 4 दिनों से जारी जल तांडव ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। वडोदरा, जामनगर, द्वारका, राजकोट, मोरबी और भुज में बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना और एयरफोर्स को लगाया गया है। अकेले वडोदरा में सेना ने 4 दिनों में 200 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। हेलीकॉप्टर के बोट के जरिए भी प्रभावित इलाकों तक पहुंचकर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना की टीम में बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों तक खाना और जरूरत के सामान पहुंचाने का काम भी कर रही है। गुजरात में बाढ़ के हालातों के बीच सीएम भूपेंद्र पटेल लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को जामनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया और हालात का जायजा लिया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा पहुंचकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी परेशानी को भी जाना। इसके बाद सीएम ने वडोदरा के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा सीएम भूपेंद्र पटेल द्वारका भी पहुंचे। यहाँ भी सीएम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी परेशानी को जाना। गुजरात में बाढ़ के बाद राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए नाडियाड से खाने के पैकेट्स को तैयार करके भेजा जा रहा है। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। अलग अलग शहरों में हजारों लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। अब इन लोगों के खाने का जिम्मा उठाने के लिए कई सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं। खेड़ा के नदियाद में संत राम मंदिर की तरफ से रोजाना
हजारों खाने के पैकेट्स तैयार कर राहत शिविरों में पहुंचाए जा रहे हैं। संत राम मंदिर में काम कर रहे सेवक ने बताया कि 4 दिनों में 13,000 से ज्यादा खाने के पैकेट वडोदरा के राहत शिविरों में पहुंचाए गए हैं। साथ ही खाने के पैकेट बनाकर भेजने का काम लगातार जारी है। भारतीय तटरक्षक बल ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पास समंदर से 2 मछुआरों का रेस्क्यू किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने गुरुवार को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के तट से 23 किलोमीटर दूर एक नाव से 2 मछुआरों का रेस्क्यू किया। इन मछुआरों की नाव में छेद हो जाने के कारण पानी भरने लगा था। रेडियो पर मदद की मांग के बाद कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया था। नाव में छेद हो जाने के बाद मछुआरों ने नाव सुधारने की कोशिश की, लेकिन जब नाव डूबने लगी तो उन्होंने रेडियो के जरिए मदद मांगी। जानकारी लगते ही कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर की मदद से मौके पर पहुंचकर समय रहते दोनों मछुआरों का रेस्क्यू कर लिया। और वहीं गुरुवार का दिन जयपुर पर भारी रहा। गुरुवार को जयपुर में 2 हादसे हो गए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार को 2 हादसे हो गए। जयपुर के जवाहर नगर इलाके में एक जर्जर इमारत भर कर गिर गई। गनीमत रही कि बिल्डिंग में कोई नहीं था। सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई। दूसरा हादसा वैशाली नगर में हुआ, जहां विराट कृष्णम अपार्टमेंट में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में पाइप डालने के दौरान मिट्टी ढह गई, जिसमें एक मजदूर दब गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूर को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरियाणा के बीजेपी 55 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लग गई है। बाकी बचे 35 उम्मीदवारों पर आज चर्चा होगी। TV9 के पास बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट है। सीएम नायब सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। साथ ही अंबाला कैंट से अनिल विज का नाम लगभग तय माना जा रहा है। राव इंद्रजीत की बेटी आरती को अटेली से टिकट मिला है। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के 55 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट और राव इंद्रजीत की बेटी आरती को अटेली से टिकट दिया गया है। बाकी बचे 35 उम्मीदवारों के नाम पर आज चर्चा की जाएगी। हरियाणा कोर कमेटी बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ चर्चा करेगी। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पार्टी नए समीकरणों को साधकर विधानसभा का रण अब जीतना चाहती है। बीजेपी हरियाणा चुनाव का समर जाटों के साथ साथ दूसरे समुदाय को साध कर जीतना चाहती है। इसी के तहत बीजेपी ने एक ओर जहां हरियाणा की 22% से ज्यादा जाट आबादी को लुभाने की कोशिश कर रही है। जाट वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी हरियाणा से सटे पश्चिम यूपी के नेता और RLD प्रमुख जयंत चौधरी को आगे लाने जा रही है। वहीं और पार्टी दलित, OBC के साथ साथ ब्राह्मण, पंजाबी, जाट, सिख, राजपूत और गुर्जर जैसे दूसरे समुदायों को भी पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो जियो जित्सु यानी मार्शल आर्ट के एक फॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जब हम हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे तो हमारे कैंप में हर शाम जियो जित्सु प्रैक्टिस का रूटीन था। ये फिट रहने का एक सीधा सा तरीका था, लेकिन यह जल्द ही एक कम्युनिटी एक्टिविटी में बदल गया। हम जिस शहर में रुकते उन शहरों के यंग मार्शल आर्ट स्टूडेंट इस प्रैक्टिस में शामिल होते थे। पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा कमिंग सून। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और EMAAR इंडिया लिमिटेड और MGF डेवलपमेंट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में है। अभी तक की जांच में पता चला है कि ये सभी प्रॉपर्टी EMAAR इंडिया लिमिटेड और MGF डेवलपमेंट लिमिटेड की है। आरोप है कि EMAAR MGF ने हुड्डा और DTCP के डायरेक्टर त्रिलोक चंद्र गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीनें ली थी, जिसकी वजह से न केवल लोगों को बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ था।
आज महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम महाराष्ट्र को कई सौगातें भी देंगे। वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 76,000 करोड़ रुपए की है बंदरगाह परियोजना। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित करेंगे पीएम। अपने दौरे पर पीएम मोदी महाराष्ट्र को हजारों करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल विंटेक फेस्ट 2024 को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे पीएम पालघर के सिडको ग्राउंड में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें 76,000 करोड़ रुपए की लागत की वधावन बंदरगाह परियोजना प्रमुख है। ये भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। इसके अलावा पीएम करीब 1560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने 2 कमेटियों का गठन किया है। इनमें से एक कमेटी इसकी जांच करेगी और कार्रवाई करेगी, जबकि दूसरी कमेटी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जल्द बनाने की तैयारी करेगी। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले पर महायुति सरकार ने 2 कमेटियां गठित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले पर राजनीति तय करने के बजाय सभी को सहयोग करने की जरूरत है। एक 2 कमेटी ज्वाइंट कमेटी बिठाई है। एक को इसकी इंक्वायरी जांच करेगी, कार्रवाई करेगी, और स्टैच्यू है उसको जल्द से जल्द बनाने की जो भावना है हमारे सभी लोगों की, वो जल्द से जल्द हो जाए। सीएम शिंदे शिवाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए कुछ शिल्पकारों से भी मुलाकात कर चुके हैं। और चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। चंपई के समर्थकों के साथ वो अपनी सदस्यता ग्रहण करेंगे। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम होगा। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर और झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल होंगे। उनके साथ उनके कई समर्थक भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रदेश बीजेपी ने गोल चक्कर मैदान धुर्वा में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया है। इस दौरान झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केंद्रीय कृषि मंत्री चुनाव सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम और चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा सहित प्रदेश के कई नेता मौजूद रहेंगे। इधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में जुटा है। दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर भी खासा तैयारी की जा रही है ताकि चुनाव के समय कोई अप्रिय घटना न हो। डोडा में होने वाले चुनाव के लिए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रचार से लेकर चुनाव खत्म होने तक पूरे डोडा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा रहेगा ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो सके। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं राज्यपाल। राज्य के मौजूदा हालात पर सौंप सकते हैं रिपोर्ट। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या को लेकर मचे घमासान के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंदा बोस एक बार फिर नई दिल्ली के दौरे पर हैं। राज्यपाल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक वो गृह मंत्री को आरजीकर कांड पर अपनी रिपोर्ट भी सौंप सकते हैं। इससे पहले राज्यपाल बोस ने अपनी पिछली यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी और उन्हें राज्य के हालात के बारे में जानकारी दी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यूपी, बिहार, असम और दूसरे राज्यों पर दिए बयान के खिलाफ गांधी मैदान थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत में मुख्यमंत्री पर कड़ी से कड़ी धारा लगाने की मांग की गई। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, उत्तर प्रदेशও থেমে থাকবে না। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के इसी बयान के खिलाफ पटना में गांधी मैदान थाने में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में इसे जनमानस की भावनाओं को आहत करने वाला बयान करार दिया गया है। आग्रह किया है कि इनके विरोध कड़ी से कड़ी धाराएं लगाए जाए। एक संवैधानिक पद पर होते हुए असंवैधानिक बात करना ये कहीं उचित नहीं है।
कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद दिल्ली पुलिस की ओर बड़ी पहल की गई है। इसके तहत महिला मेडिकल स्टाफ को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली पुलिस के परिवर्तन सेल के सहयोग से फोर्टिस अस्पताल में 7 दिन सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के जरिए 600 से ज्यादा महिला मेडिकल स्टाफ को सेल्फ डिफेंस के गुरों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था सर, आत्मनिर्भर नहीं था कि हम कर पाएंगे पंच सीखना और सारी एक्सरसाइज, लेकिन ये होने के बाद लाइक हमारा बचाव कैसे करना ये हमें सीखने को मिला है। सर ये तो बहुत फ़ायदा है और ये तभी फ़ायदेमंद होगा सर जब हम इसे डेली बेसिस में करेंगे। इधर वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी की आज दूसरी बैठक है। आज 11 बजे होगी जेपीसी की बैठक। आज ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट अपना पक्ष रखेंगे। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बीच मुस्लिम बीएलओ को हटाने पर सियासी संग्राम जारी है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। यूपी के मिर्जापुर में विधानसभा उपचुनाव के बीच बीएलओ हटाने को लेकर विवाद जारी है। समाजवादी पार्टी ने कुंदर की सीसामऊ विधानसभा के बाद मझुआ विधानसभा से मुस्लिम बीएलओ को हटाकर गैर मुस्लिम बीएलओ की तैनाती करने का आरोप लगाया है। इस तरह से बीएलओ का नाम काट करके, मुसलमानों का नाम, यादव का नाम, मौर्य का नाम काट करके और दूसरे अन्य जातियों का नाम जुड़ा जा रहा है। इससे चुनाव निष्पक्ष होने में बहुत दिक्कत है। मामले में चुनाव आयोग को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की है और मांग पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। कानपुर में सीएम योगी के संबोधन के दौरान एक नेताजी के सोने का वीडियो वायरल हो रहा है। कौन है ये नेताजी, जानने के लिए आप देखिए रिपोर्ट। छोटा बनाएंगे तो कम लोगों के साथ संपर्क करना। ये यूपी के कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की संबोधन की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में मंच पर बैठे एक नेताजी के सोने का वीडियो वायरल हो रहा है। सो गए नेताजी का नाम देवेंद्र सिंह भोले है और ये यूपी के अकबरपुर सीट से सांसद हैं। देवेंद्र सिंह भोले सीएम योगी के संबोधन के दौरान मंच पर ही सोते रहे। देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर संसदीय सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के रूप में जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। यूपी के बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है, जिसके बाद लोगों ने कुछ राहत की सांस ली। बहराइच में आतंक का पर्याय बन चुके भेड़ियों के झुंड में शामिल एक भेड़िए को वन विभाग की टीम ने सिसैया गांव से पकड़ा है, जिसके बाद अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। बाकी 2 की तलाश अब भी जारी है। ये पता चल गया, अगर है तो भी हमारी सफलता है। ये पता चला कि अभी इधर नहीं है, वो भी हमारी सफलता है कि कम से कम हम दूसरे क्षेत्रों में अब ढूंढ सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इलाके में भेड़ियों के झुंड के हमले से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में एक महिला को जंगली भालू ने गंभीर तौर पर घायल कर दिया। महिला का इलाज जारी है। जम्मू और कश्मीर में डोडा के बजरनी इलाके में एक जंगली भालू ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। जंगली भालू ने महिला के सिर पर भयंकर हमला किया, जिससे महिला के सिर में फ्रैक्चर हो गया। आनन फानन में महिला को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। ये घास काटने के लिए गए हुए थे, डंगर भी साथ में थे, तो वहाँ पर वो बियर रीच मतलब निकला तो उसने इनके ऊपर हमला कर दिया, तो इनको शदीद जख्मी किया हुआ है। पूरा सारी खोल दिया है, इधर बाजू में भी लगी है, बाकी अब जिसम मैंने देखा नहीं इनका। गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद में नाबालिग के रेप पर भड़का है गुस्सा। 14 साल की लड़की से रेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित परिवारों ने थाने के सामने किया है प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। गाजियाबाद में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आने के बाद जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की और आसपास के वाहनों में आग भी लगा दी। घटना के बाद एहतियातन इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये घटना गाजियाबाद के ब्रिज बिहार चौकी इलाके की है। पुलिस ने नाबालिग के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पीड़िता का मेडिकल भी करवाया है। इसके साथ ही आगे की जाँच के लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंशुमन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अंशुमन, फिलहाल वहां पर ताजा हालात क्या है इस पूरी घटना को लेकर के? देखिए अंजलि, इसमें पूरे मामले पे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि घटना को अंजाम देने में 4 आरोपी इसमें शामिल थे, जिसमें मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। परिजन 3 आरोपियों को शामिल होने की बात कर रही थी, जिसमें पुलिस ने 3 टीमें बनाकर दबिश दे दी है। यहाँ लॉ की कोई समस्या नहीं है। हालांकि रात जो पीड़ित के परिवार हैं वो आक्रोशित हो गए थे और जो आरोपी है उसके घर पर तोड़फोड़ करी थी, तो लिहाजा वहां पर पीएसी और गाजियाबाद पुलिस तैनात है और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो इसलिए वहाँ भारी पुलिस फोर्स बल तैनात है। जी अंजलि, शुक्रिया आपका अंशुमन पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए 14 साल की लड़की से रेप का आरोपी गिरफ्तार हो गया, लेकिन इलाके में माहौल अभी भी गर्म है। आप देख सकते हैं पुलिस बल की तैनाती है, गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ भी की है। और वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में एक डॉक्टर पर नाबालिग से छेड़खानी का आरोप लगा है। गाजियाबाद में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आने यूपी के मुजफ्फरनगर में एक डॉक्टर पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पीड़िता के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि नाबालिग पथरी का इलाज करवाने प्राइवेट नर्सिंग होम गई थी, जहां डॉक्टर ने चेकअप के नाम पर उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसकी नाबालिग पुत्री का भोपाल रोड स्थित एक क्लिनिक में इलाज के दौरान डॉक्टर के द्वारा छेड़खानी की गई। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विवेचना ग्रहण की गई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में नाबालिग ने गैंगरेप की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया है कि बाइक पर आए 3 बदमाश झांसा देकर नाबालिग को अपने साथ सुनसान इलाके में ले गए और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में थाना राज पर 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर विविध संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में लगातार अलग अलग संगठनों का प्रोटेस्ट जारी है। गुरुवार को फिर से सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में लगातार लोगों का प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को कोलकाता की सड़कों पर फिर से हजारों लोग हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने उतरे। प्रदर्शनकारियों ने रेप के आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं और कॉलेज के छात्र भी शामिल हुए। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती भी की गई थी। खबर मुंबई से बेकाबू रफ्तार के कहर की तस्वीरें सामने आई। यहां पर एसयूवी की टक्कर के बाद एक बाइक सवार की मौत हो गई। मुंबई में एक बार फिर रफ्तार की कहर की तस्वीरें सामने आई हैं। गोरेगांव इलाके में एक तेज रफ्तार एसयूवी ने एक बाइक युवक को टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मामले में 3 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। पुलिस के मुताबिक कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों का ब्लड टेस्ट के लिए भेजा है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आरोपी हादसे के वक्त नशे में थे या नहीं। नवी मुंबई में सुपारी किलिंग के बाद पैसे नहीं मिलने पर किलर ने सुपारी देने वाले की भी हत्या कर दी है। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट। नवी मुंबई में पुलिस ने 2 रियल एस्टेट एजेंट की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। आरोपियों ने पहले रियल एस्टेट एजेंट की हत्या दूसरे रियल एस्टेट एजेंट के कहने पर की थी। इसके एवज में 50 लाख रुपए की डील हुई थी, लेकिन जब आरोपियों को पैसे नहीं मिले तो उन्होंने दूसरे रियल एस्टेट एजेंट को भी चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। खबर बिहार से। बिहार के पूर्णिया में एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। आखिर क्या था यह पूरा मामला, आप देखिए।
बिहार के पूर्णिया में एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीणों का आरोप था कि न तो पुलिसकर्मियों के पास वारंट था और न ही वो वर्दी में थे। ये पूरा मामला गुदड़ी बाजार इलाके में हुआ। इस कार्रवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस को भी सूचना नहीं दी थी। मामले की सूचना लगते ही स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मियों को वहां से बाहर निकाला। बिहार के आरा में फाइलेरिया की दवाई खाने से 31 स्कूली बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के आरा में फाइलेरिया की दवा खाने से 31 बच्चे बीमार हो गए। सभी बीमार बच्चों को आनन फानन में आरा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां सभी बच्चों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। गुरुवार को अभियान के तहत स्कूल में फाइलेरिया की दवा खिलानी थी। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम उत्क्रमित मध्य विद्यालय सलेमपुर में बच्चों को फाइलेरिया की दवा खिलाने पहुंची। दवा खिलाने के कुछ देर के बाद ही स्कूल के बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दिल्ली सरकार ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है। इससे करीब 1.5 लाख गाड़ी चालकों को फायदा होगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पब्लिक सर्विस व्हीकल से जुड़े करीब 1.5 लाख गाड़ी संचालकों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने इन व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस पर लगने वाले सालाना शुल्क को माफ कर दिया है। अगर 1 लाख निकाल दें तो 1.5 लाख व्हीकल ओनर्स को ये जो शुल्क या जो फी कहिए 1200 का, वो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। योजना लागू करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने इन सभी गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए NIC के साथ करार किया है। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा। अप्रैल 2025 में एयरपोर्ट से पैसेंजर फ्लाइट्स उड़ान भरेगी। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है और अगले साल यहां से पहली पैसेंजर फ्लाइट उड़ान भरेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किरण जैन ने TV9 से खास बात की और कहा कि अप्रैल 2025 के अंत तक कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने की पूरी उम्मीद है। हमारा इंटेंशन तो है कि जल्दी से जल्दी शुरू कर दें और अभी तक जिस हिसाब से हमारा प्लान है तो हम अप्रैल की एंड तक इस एयरपोर्ट को कमर्शियली ऑपरेट करने के लिए तैयार होंगे। मतलब अप्रैल से यहाँ फ्लाइट टेक ऑफ हो सकती है अगले साल, यानी अप्रैल 2025 से। यस। और वहीं देश के मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है, तो वहीं कश्मीर घाटी की बात की जाए तो यहां पर अगस्त महीने में बर्फबारी होने से लोग बेहद हैरान हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। इस बीच कश्मीर घाटी में बर्फबारी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है, तो वहीं सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों में गुरुवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। हालांकि अगस्त महीने में ही बर्फबारी से लोगों को थोड़ी हैरानी भी हुई है। बारिश और बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इधर मौसम विभाग ने सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों में आज भी बर्फबारी होने का अलर्ट जारी किया है। जापान में शक्तिशाली तूफान शानशान ने जमकर कहर बरपाया है। तूफान की वजह से जापान में कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। जापान में शानशान तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। तूफान की वजह से जापान के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हो रही है। इस तूफान के कारण जापान में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तूफान ने जापान के क्यूशु के मियाजाकी शहर को तहस नहस कर दिया है। तेज हवाओं के कारण सैकड़ों पेड़ गिर गए। पार्किंग में खड़ी कारें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गई। इधर लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जापान के मौसम विभाग ने नदियों में बाढ़ के खतरे का अलर्ट भी जारी किया है। अयोध्या में जमीन के सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी है। 50 से 200% तक बढ़ सकते हैं रेट। सर्कल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार। पिछली बार साल 2017 में सर्कल रेट बढ़ा था।